हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका कराना क्लासेज में। देखो बच्चों, कक्षा 8 के बच्चों की एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने हल करके बताऊंगा। तो आइए देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट पेपर में आपके लिए क्या खास है। ठीक है, पहले खंड में देखो क्या है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 1 से 8 तक, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, निम्नलिखित में से साहचर्य गुणधर्म के लिए उचित विकल्प है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको साहचर्य गुणधर्म ध्यान में आना चाहिए कि साहचर्य गुणधर्म क्या कहता है। तो साहचर्य गुणधर्म पर चर्चा करते हैं। साहचर्य गुणधर्म ये कहता है कि अगर ए गुणा बी गुणा सी ये इस तरह से है, तो देखिए ये जो है ए गुणा बी कोष्टक में और गुणा सी अलग, ये जो है साहचर्य गुणधर्म है। तो ये साहचर्य गुणधर्म हमसे कहता है। इस फॉर्म में ऑप्शन में जो भी ऑप्शन हमारे सामने आएगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यहां पर जो है ये कोष्टक की संख्या अलग है, तो ये नहीं होगा। इसमें देखो, इसमें भी जो है इस नियम का पालन नहीं हो रहा है, ये नहीं होगा। यहां देखिए -3/5 इंटू 1/2 इंटू 3/4 कोष्टक में। ठीक है, तो तीनों संख्याएं ये सेम है और कोष्टक में देखो a इंटू बी बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, तो ये हमारा जो है सही हो जाएगा, यानी कि से इसका उत्तर होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 ये क्या कह रहा है, एक ये चर पढ़ना है इसको, चर। एक चर वाले रेखिक समीकरण में चर की घात होती है। तो देखिए एक चर वाला रेखिक समीकरण होगा, उसमें चर की घात 1 होगी। ठीक है, तो देखो यहां पर एक कहीं है क्या, से हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखो प्रश्न 3, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है केवल रेखाखंडों से बना सरल वक्र, केवल रेखाखंडों से। ठीक है, तो रेखाखंड किस किस में होते हैं, वर्ग में होते हैं, त्रिभुज में होते हैं, ठीक है, आयत में होते हैं। इस तरह से घन घनाभ वगैरह उसमें भी रेखाखंड होते हैं। तो केवल रेखाखंडों से जो आकृति बनती है वृत्त, अरे वृत्त में तो रेखाखंड होते ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। बेलन में नहीं, केवल रेखाखंड चाहिए। शंकु में नहीं, क्योंकि शंकु में वृत्त भी है। अब देखो त्रिभुज में, त्रिभुज में जो है रेखाखंड ही रेखाखंड होते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, ये एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज में क्या है, केवल रेखाखंड होते हैं। तो केवल रेखाखंडों से बना सरल वक्र कौन सा है, त्रिभुज। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखो मेरे नन्हे मुन्ने कलाकारों, देखिए प्रश्न जो 4 है वो हमसे कह रहा है कि संख्या 48 के वर्ग का इकाई अंक। तो 48 का वर्ग करना है और उसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो यहां पर गौर कीजिए, 48 का वर्ग करने में थोड़ी कठिनाई होगी और हमें तो केवल इकाई अंक से मतलब है ना। तो इसके इकाई अंक का वर्ग कर लो और उसका इकाई अंक ढूंढ लो। इसका इकाई अंक कौन है, 8, और 8 का जो वर्ग करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 8 64, और 64 में इकाई का अंक कौन है, 4, तो 4 ही इसका आंसर हो जाएगा। अब पांचवा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि ठोस आकृतियों में विमाओं की संख्या होती है। उत्तर हो जाएगा 3। क्यों, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये ठोस आकृति की विमाएं हो जाएंगी। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा ब। और इसके बाद में छठा प्रश्न देखो, पिछले वर्ष की कुल राशि पर परिकलित किया गया ब्याज क्या कहलाता है। पिछले वर्ष की कुल राशि, अब उस कुल राशि पर ब्याज निकालेंगे ना,
तो वो होगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा इसमें ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी बहुपद की घात नहीं हो सकती? तो बहुपद की घात कौन सी नहीं होगी? बहुपद में जो घात होती है वो माइनस में नहीं होती है, इसलिए ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये नहीं हो सकती। ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। क्या हो सकती है? बहुपद में घात हो सकती है और ये नहीं होगी, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न कह रहा है कि ax इंटू ए वाई, ए की घात x गुणा ए की घात y का मान क्या है? तो देखिए यहां पर एक चीज गौर करना कि जो आधार है दोनों का वो है a, यानी कि समान है, और आधार की घातें अलग हैं। और जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं? गुणा में जुड़ जाती हैं, भाग में घट जाती हैं। यहाँ पर गुणा हो रहा है, गुणा का मतलब घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। a की घात x प्लस y हो जाएगी। देखो a की घात x गुणा y हो रहा है, ये नहीं होगा। a की घात x प्लस y, ये देखो वह हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम इनको करेंगे। अब बढ़ते हम 9वें सवाल पर। -2/5 गुणा 6/7 गुणा 5/4 गुणा -7/2, ये 2 नंबर का सवाल है, अति लघुत्तरात्मक टाइप का। ठीक है, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो है इसको यहां पर लिख लेते हैं, ये लिख लिया। और इसके बाद में अब क्या करते हैं? इसको थोड़ा सरल करते हैं। सरल करेंगे तो देखो गुणा है, सभी भिन्न जो है गुणा हो रही है, तो 5 से 5 कट गया। इसके बाद में देखिए 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये कट गया। और ये 3 देखो, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब देखो 2 से 2 एकम 2, माइनस एक बार और 2 एकम 2। अब क्या बचा है? 7, 7 एकम 7, माइनस एक बार और 7 एकम 7। नीचे सिर्फ ये बचा है 3 और ऊपर ये 1 1 1। अब देखो हम यहां क्या करेंगे? ऊपर बचा है ये 1 माइनस 1, ये 1 और ये भी। ठीक है, 1 गुणा -1, और नीचे जो बचे हैं 1 गुणा 1। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। चलो, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं, ये पूरा -1 आ जाएगा, और नीचे 3 एकम 3, यानी कि -1/3 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो 10वां जो सवाल है वो कह रहा है कि समीकरण को हल कीजिए। 5x - 4 बराबर 3x - 6, इसको हल करना है तो हम बड़ी आसानी से इसको हल कर लेंगे। क्या दे रखा है? 5x - 4 इज इक्वल टू 3x - 6। अब देखो सबसे पहले हम पक्षांतरण करेंगे, 3x को इधर लाएंगे और 4 को उधर ले जाएंगे, तो 5x - 3x बराबर -6, और 4 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखो आप इसको अच्छी तरह से जानते होंगे, पक्षांतरण करने पर चिन्ह बदल जाते हैं संख्या के। तो ये माइनस में थी, इधर गई तो प्लस हो गई। और यहां हम लिख भी सकते हैं कि पक्षांतरण करने पर, तो इस तरह से लिख दो। इसके बाद में देखिए 5x में से 3x गए, ठीक है, बाकी हो रही है तो 2x ही बचेंगे। 2x हमने यहां पर लिख दिया, और इधर -6 और +4 चिन्ह अलग अलग हैं तो बाकी होगी, और बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे, बड़ी का चिन्ह आएगा। 6 में से 4 गए तो 2 बचेंगे, और 2 माइनस के ही तो बचेंगे। ठीक है, तो -2 ये बच गए। अब देखो
x बराबर -2, पक्षांतरण किया, ये 2 नीचे आ गया तो इसका भाग दिया और भाग दिया तो 2 का 2 एकम 2 और 2 एकम 2 माइनस एक बार, यानी कि x बराबर क्या आया -1। ये इसका हल होगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो अगला जो सवाल है वो हमसे कह रहा है संख्या 1729 को दो घनों के योग के रूप में, दो घनों के योग के रूप में अलग अलग प्रकार से व्यक्त करना है। दो घनों का योग यानी कि 2 की घात 3 और 3 की घात 3, तो ये दो घन हुए, इनका योग करें तो क्या आएगा। इसी तरह से हमको इसके ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका घन 1729 आएगा योग करने पर। तो ये 1729 संख्या है, इसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखो एक तो आपको 1 से और 20 तक की संख्याओं के, 20 तक नहीं तो 15 तक की संख्याओं के घन तो याद रखने ही रखने हैं और 20 तक की संख्याओं के वर्ग याद रखने हैं। तो आपको बहुत सारी जगह सवाल करना आसान रहेगा। ठीक है, तो ये घन और वर्ग याद करेंगे तो हमें थोड़ा सा अगर आपको याद रहेंगे तो क्लियर दिखेगा कि 1728 जो है एक घन संख्या है और किसकी है, ये 12 का घन करें तो 1728 आएगी। और अब 1728 तो मिल गई, एक और चाहिए 1729 बनाने के लिए, तो हम इसको कैसे कर लेंगे। देखो कि 1 का घन प्लस 12 का घन, ये हो गई ना, 1 का घन 1 ही और 12 का घन 1728, टोटल क्या आ गई 1729 मिल गई। अब दूसरे तरीके से भी हम इसको और कर सकते हैं, कैसे। यहां पर हमें नजर आ रहा है 1729, इसका मतलब 1000 प्लस 729 है और 729 भी घन संख्या है और 1000 भी घन संख्या है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 1729 को कैसे तोड़ लिया है। देखो ये जो है 9 का घन होता है 729 प्लस 10 का घन, 9 का घन प्लस 10 का घन, 9 का घन क्या है 729 और 10 का घन क्या है 1000, तो कुल आ गया 1729। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे, अलग अलग प्रकार से व्यक्त कर लेंगे। अब बढ़ते हैं 12वें सवाल पर, देखते हैं वो क्या कहता है। देखिए 12वां सवाल क्या कह रहा है कि श्याम ने एक वस्तु ₹783 में खरीदी जिसमें 8% वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी सम्मिलित था। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था, ये इसमें पता करना है। ठीक है, तो देखो इसको दो तरह से हम कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हम इसका लिखेंगे हल। अब हम इसको सबसे जीएसटी जोड़ने से पहले जो मूल्य था उसको मान लेते हैं, माना उसका मूल्य बराबर x रुपए। ठीक है, ये हमने जीएसटी जोड़ने से पहले का मान लिया। अब जीएसटी और इसमें शामिल कर लेते हैं, जीएसटी सहित मूल्य क्या हो जाएगा x प्लस 8%, ये जीएसटी सहित है। अब इस जीएसटी सहित को हम वापस से कैसे लिखेंगे, इस प्रतिशत को हटाएंगे तो इसके बदले में क्या है, बटे में 100 लगा देंगे, यानी कि x प्लस 8/100। अब यहां से देखिए इसको जो है 100x प्लस 8 108x/100,
ये आया है जीएसटी सहित मूल्य। अब इसे देखिए आगे जो है हम इसको करेंगे कि प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि ये जो जीएसटी सहित जो मूल्य है ना वो कितना है 783। तो और जीएसटी सहित मूल्य हमने निकाला है ये वाला 108 बटे प्रश्नानुसार क्या कर देंगे इसलिए 108x बटे 100 बराबर ये हो जाएगा 783। ठीक है। अब इसको मैं वापस लिख रहा हूं कैसे कि 100 का हम पक्षांतरण कर रहे हैं तो 108x बराबर 100 इधर जाएगा इससे गुणा हो जाएगा 783 गुणा 100। अब देखो 108 का भी हम पक्षांतरण करेंगे तो 108 नीचे चला जाएगा x बराबर 783 गुणा 100 बटे 108। तो इसको क्या लिख देंगे 783 00 108। अब यहां पर देखो 108 का इसमें भाग देना है, भाग दे देंगे। या तो आप छोटे बच्चों की तरह अलग से भाग दे लो या फिर हम डायरेक्ट भी 8वीं के बच्चों की तरह कैसे भाग देंगे कि सबसे पहले 783 में देंगे 108 का तो 7 बार 8 बार देने पर तो 800 आएगा इसलिए 8 बार नहीं देंगे 7 बार देंगे 700 और 56 आ जाएगा 100 से 700 और 8 से 8 7 56 756 आ जाएगा। तो यहां पर देखो 7 बार भाग गया और 783 में से 756 गए तो कितने बचे 27। 27 में ये जीरो उतार ली इस पे तो 270 हो गए। 270 में 108 का भाग देंगे तो 108 का 2 बार जाएगा तो 216 जाएंगे। तो 216 के बाद में जो है 270 में से 216 गए तो कितने बचे 54। 54 पे ये जीरो और उतार ली तो 540 हो गए। अब 540 में 108 का भाग देंगे तो 5 बार देंगे 500 और 8 का 8 पंजे 40 540 तो 5 बार भाग जाएगा यानी कि ये आ गया 725। ये हमारा x का मान आया है और x का हमने मूल्य माना है। कौन सा मूल्य माना है जीएसटी जोड़ने से पहले का। तो यहां नीचे लिख देंगे अतः जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य बराबर 725 रुपए और लास्ट में लिख देंगे उत्तर आंसर। तो देखो ये बहुत ही आसान तरीके से और मैंने आपको हल करके बता दिया है। इसके बाद भी अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ ले, ठीक है। और छोटे बच्चों की तरह भाग कैसे देते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप देखिए 108 का भाग देंगे हम 7,00,000 78,300 में। देखो सबसे पहले 7 का देंगे 756 आ गया ना 8 7 56 तो 756 बाकी करेंगे तो यहां पर देखो 13 ये बाकी इससे हासिल लेगा 13 में से 6 गए तो 7 और यहां 7 रह गया 7 में से 5 गए तो 2 27 पे जीरो उतार ली 270 हो गए। 270 में फिर हमने दिया 2 का 200 8 दूनी 16 आए इसको बाकी करी तो ये यहां से लेगा ये 10 हो जाएगा 10 में से 6 गए तो 4 और ये 6 रह गया 6 में से 1 गए तो 5 और यहाँ 0 तो ये 54 पे जीरो उतार ली 540 हो गए तो 5 का दिया था 500 8 पंजे 40
क्या बचा? कुछ नहीं। तो 725 है कि नहीं? ऐसे आप छोटे बच्चों की तरह भी भाग दे सकते हैं और डायरेक्ट बड़े बच्चों की तरह भी भाग दे सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इसके तरीके नंबर 2 पर कि दूसरे तरीके से हम इसको कैसे हल करेंगे, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। तरीका नंबर 2 कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं जो हमें दी गई राशि है। क्या दे रखी है? वस्तु का मूल्य दे रखा है जीएसटी सहित। जीएसटी सहित क्या दे रखा है? ये दे रखा है हमें 783 रुपए। ठीक है, अब हम उसका मूल्य ज्ञात करते हैं। जीएसटी से पहले का मूल्य ये होगा 100/100 प्लस जीएसटी गुणा क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य है। ठीक है, कौन सा? ये वाला क्रय मूल्य है। अब हम वास्तविक मूल्य जो जीएसटी से पहले का था वो ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए 100/100 प्लस जीएसटी गुणा क्रय मूल्य कर देंगे। अब यहां पर हम लिखेंगे 100/100 प्लस जीएसटी कितना है? 8%। ठीक है, और गुणा क्रय मूल्य कर देंगे 783। अब इसको हल करते हैं। 100/108 गुणा 783। अब देखिए यहां से ये हो गया 78,300/108। अब 108 का इसमें भाग देंगे तो देखिए 108 सत्ते 756। अरे 7 बार 700 और 8 से 8 7 56, तो 756 हो गया। और 783 में से 756 गए तो कितने? 27 बचे। 27 पे 0 उतार लेंगे। 0 उतारने के बाद 270 हो गया और 270 में 2 बार भाग देंगे तो क्या बचेगा? 54 बचेगा। 270 में से 216 गए, 2 बार भाग दिया ना, 216 आएंगे तो 54 बचा। 54 पे 0 उतार लेंगे, 540 हुआ। 540 में 108 का भाग देंगे तो क्या हुआ? 500 और 40 आ जाएगा। तो कितनी बार देंगे? 5 बार। और यही हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। दूसरे तरीके से हम इस सवाल को ऐसे हल करेंगे। देख लीजिए आपको कहाँ कोई दिक्कत है, कहीं शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं अगले 13वें सवाल पर।